नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करेंगे, जहां पर अच्छी खासी उठापटक यहां पर प्राइसेस में है। ऑलमोस्ट 69.20 छूने के बाद हमने यहां पर अब 71.5 के लेवल्स वापस आते हुए देखे हैं ब्रेंट के लिहाज से। बाजार यहां पर सभी तरीके के डेटा को देख रहा है। एक तरफ यहां पर डिमांड को लेकर चिंताएं हैं चीन से और यूएस से, दूसरी तरफ क्योंकि यूएस का इन्वेंट्री डेटा कम गिरा है, बाजार आज यूएस के इन्फ्लेशन के आंकड़ों को फिर से देखेगा और साथ ही साथ गल्फ ऑफ मैक्सिको में जो हरिकेन है उसका भी असर यहां पर प्राइसेस में है। इन एनी केस इतनी ज्यादा गिरावट हम कच्चे तेल में आता हुआ देख चुके थे कि कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग भी यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। हमारे साथ कच्चे तेल पर बात करने के लिए ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा हैं। मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक, आप कैसे देखते हैं इतनी ज्यादा उठापटक कच्चे तेल के प्राइसेस में, और अब आपकी क्या सेंस है कहां जा सकते हैं प्राइसेस? देखिए, सबसे पहले तो मनीषा, मुझे बहुत खुशी है, हमारा देश जो कि तकरीबन 88% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, तो हमारे लिए जब तेल के दाम कम होते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जी। तो और ये माहौल बना हुआ है। पीछे लगातार प्राइजेस कम हुए हैं। पिछले हफ्ते भी कोई तकरीबन $4 प्राइजेस कम हुए। और मजे की बात यह है कि जितने एक्सपर्ट जो हैं वो भी हैरान है कि फंडामेंटल्स में कोई चेंज है नहीं, क्यों प्राइजेस गिरते जा रहे हैं। ओपेक प्लस का पहले ये था कि 1 अक्टूबर से वो लोग जो है जो प्रोडक्शन कट किया उसमें ढील देंगे, वो भी उन्होंने अभी अगले साल तक के लिए टाल दिया है। तो ये सब रहते हुए क्यों ऐसा हो रहा है? तो मैं मेरा जो एनालिसिस मैं देखता हूँ कि जो जितना है, एक तो जो इराक ओपेक का बहुत अहम मेंबर है, तो इराक में जो है लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है और वो अपना जो उनको कोटा मिला हुआ है वहाँ उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और वहाँ से वो स्मगल होके तुर्की, ईरान वगैरह जाके मार्केट में आ रहा है। इसका मतलब मार्केट में जो सप्लाई जो हो रही है, जितनी ओपेक प्लस सोचती उनकी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है। एक तो ये वजह है। दूसरा, ये जो सबसे पहली बात यह है कि जो कच्चा तेल जो है सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड कमोडिटी है पूरी दुनिया में, तो इसमें जो डेरिवेटिव मार्केट है, स्पेकुलेटिव ट्रेड, वो बहुत ज्यादा होता है। तो सेंटीमेंट समहाउ नेगेटिव बने हुए, जिसकी वजह से अभी कमी आई है। कल ही मैं बोल रहा था कि अभी ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में भी जो प्रोडक्शन का कुछ कट हुआ है तो दाम कुछ ऊपर होंगे, और अभी हम देख रहे हैं कि आज आपने ही बताया कुछ दाम ऊपर जा रहे हैं। तो बट ओवरऑल जो नरमी बनी हुई है, मुझे लगता है कि अभी ये नरमी वाला माहौल रहेगा। अभी स्पाइक ज्यादा होने वाला नहीं है। तो इस वक्त जो दाम है ये बहुत ही अच्छे हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए भी। और इसको देखते हुए हो सकता है अभी सरकार कुछ ये जो प्रोडक्ट प्राइजेस के अंदर में भी जो है कुछ कंज्यूमर को कुछ फायदा लगता है। कुछ मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है कुछ पास ऑन करेंगे वो। जी मिस्टर शर्मा, दैट्स एग्जैक्टली उसी तरह की कुछ खबरें हमने दिल्ली से भी आते हुए देखी हैं कि अगर सस्टेनेबल तरीके से कच्चे तेल के प्राइसेस कमज़ोर रहते हैं, जैसा कि वर्ल्ड ओवर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगते हैं कि 70, 75, और कुछ एक ने तो ये भी कहा है कि 2025 में 60 तक जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। तो सिंस आप ये पूरा इकोनॉमिक्स देख चुके हैं, आप उस तरफ रह भी चुके हैं, तो कितना लंबा समय यहाँ पर सरकार वॉच करना चाहेगी ये डिसीजन लेने से पहले कि आम आदमी को इसे पास ऑन किया जाए प्राइस डिक्लाइन को? मेरे हिसाब से मनीषा सही वक्त है, और एक गुड गवर्नेंस ऑल्सो डिमांड्स। देखिए, हम देख रहे हैं पिछले 2 क्वार्टर में ये जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनकी सबकी अपनी रिफाइनरीज हैं, सब में बहुत अच्छे इंप्रेसिव फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए हैं। रिफाइनिंग मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। तो इसके रहते हुए, और पिछले क्वार्टर के अभी तो ये क्वार्टर और भी अच्छा चल रहा है। अभी ये जो है सितंबर का महीना है, देखिए इनके जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन डिमांड्स के इमीडिएट जो है कंज्यूमर को कुछ रियायत दी जाए। बहुत टाइम से जो है प्रोडक्ट प्राइसेस ऊपर चल रहे हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है सरकार सोचती होगी कि जी इतनी सारी अभी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, तो कुछ एक्साइज ड्यूटी वगैरह बढ़ा के सरकार अपने
खाते में कुछ ले ले। पर मैं समझता हूँ कि दिस इज अ हाई टाइम, कंज्यूमर को इसमें रिलीफ देना बहुत जरूरी है और कभी भी ये रिलीफ आ सकता है। ऑल राइट मिस्टर शर्मा, वो एक बहुत अच्छी खबर होगी। और जैसे आपने कहा कि लंबे समय से हमने देखा है कि ओएमसीज की बैलेंस शीट यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आई है। कच्चे तेल के प्राइसेस में भारी गिरावट है और अगर इसके आसपास भी रहता है तो वो ऑफकोर्स पास ऑन किया जाना चाहिए क्रूड प्रोडक्ट्स के लिहाज से आम आदमी के लिए भी। बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा एज ऑलवेज हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और बहुत ही क्लीन शब्दों में वो चीज़ यहाँ पर समझाने के लिए भी। आगे बढ़ते हैं और कच्चे तेल से खाने की तेल की तरफ। और ये फेस्टिवल सीजन है, डिमांड यहाँ पर बढ़ती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल नंबर्स अब तक के यहाँ पर देखें तो अगस्त के महीने में जो इंपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक गिरते हुए नजर आए हैं। सी की रिपोर्ट के हिसाब से 16% की गिरावट है और सोपा की रिपोर्ट ये आज ही आई है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है इंपोर्ट्स में। लेकिन किस तरह की अवेलेबिलिटी है अब आगे जाकर सितंबर के महीने के लिहाज से, फेस्टिवल सीजन में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एंड भारत जिस तरह का मिक्स है हमारे पास, कौन सा एडिबल ऑयल ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता एंड ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर मेहता, पहले तो आपसे नंबर समझ लेते हैं। और कुकिंग ऑयल इंपोर्ट्स में यहाँ पर 16% की गिरावट अगस्त के महीने में देखने को मिली है। कैसे आप ये नंबर्स रीड कर रहे हैं? मैडम, वी हैव टू कंपेयर विद लास्ट ईयर 18 लाख से ज्यादा तेल आया था, एक्सेस आया था, उसकी कंपेयर में हम अगस्त की कंपेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको 16% गिरावट है। पर ओवरऑल आप देखें नवंबर अप टू द अगस्त हार्डली 3% का ही फर्क पड़ा है। और अगले 2 महीने में जो लग रहा है कि कम से कम 28 से 30 लाख टन तेल आएगा, मीन्स टोटल इंपोर्ट फॉर द ऑयल ईयर 2023-24 एंडिंग अक्टूबर could be about 160 to 165 lakh tons, जो लास्ट ईयर था 164। तो प्रैक्टिकली वी विल बी रीचिंग इंपोर्टिंग द सेम क्वांटिटी। उसका मतलब क्या होगा, जो हमको 1 मिलियन टन ज्यादा तेल चाहिए वो डोमेस्टिक से मिला है, इसके लिए वही नंबर पे रुके हुए हैं। नहीं तो हमारी प्राइसें भी गिरी थी, कंजम्पशन बढ़ा है, फिर भी इंपोर्ट नहीं बढ़ रहा है, वो एक अच्छी निशानी। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि आप ओवरऑल साल के लिए यहाँ पर 165 लाख टन के हिसाब से देखते हैं, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर ये बढ़त नहीं है तो ओवरऑल जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है आप कहेंगे वो अब थोड़ी सी स्टेबल होती हुई या स्टैग्नेंट होती हुई दिख रही है? इट्स अबाउट 60 बिटवीन 60 एंड 65%। हाँ जी। ओके, तो 60 to 65% है। एटलीस्ट द गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पर हमने उसको बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखा है, इवन एज यहाँ पर सस्ते इंपोर्ट्स यहाँ पर हमने बढ़ते हुए देखे थे पिछले 1 साल में। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जहाँ तक सन के नंबर्स हैं उसमें भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, सोयाबीन में भी हल्की सी गिरावट है। ऑफकोर्स इंडियन क्रॉप ही इस बार इतनी बेहतरीन है, आप ये नंबर्स कैसे देख रहे हैं? देखिए, सन ऑयल और सोयाबीन ऑयल हमारे पास, सोयाबीन में तो अच्छा इंपोर्ट हुआ है फिर भी, और सन ऑयल पिछले महीने से कम हुआ है। लेकिन ये सन ऑयल के लिए जो कोर डिमांड है सन ऑयल की, वो 2.5 लाख टन हर महीने की है। तो वो बस उतनी मीट हो जाए तो जो महीने में एक्सेस आ जाता है वो अगले महीने में कम आता है, उसी तरह से इनका चल रहा है। तो आई थिंक हमारे पास इनफ क्वांटिटी इंपोर्टेड ऑयल अवेलेबल है इंडिया के सब पोर्ट पे, एंड कहीं कोई शॉर्टेज की जगह नहीं है। एंड साथ के साथ में हमारे पास में डोमेस्टिक क्रॉप में जो सरसों का 25 लाख टन का स्टॉक पड़ा हुआ है नाफेड के पास में, हम तो चाहते हैं कि उस स्टॉक को अभी जो नाफेड ने प्रोक्योर किया है उसको धीरे धीरे वो नवंबर दिसंबर में और जनवरी में उस स्टॉक को बाहर निकाले और हर महीने वो 7-8 लाख टन बेच के, तो अगले फरवरी तक उसको नया सीजन सरसों का आएगा, जब तक उसको पूरा फिनिश कर दें तो वो नए समय के लिए किसानों को हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाए। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज क्रशिंग भी इंडस्ट्री को मिलना जरूरी है। सीड यदि सिर्फ गवर्नमेंट के स्टॉक में जाएगा और क्रशिंग नहीं हो पाएगा तो वो हमारे लिए एक नुकसान की बात है। तो आई थिंक अभी जिस तरह का पैटर्न डेवलप हुआ है, इंपोर्टेड ऑयल सफिशिएंट अवेलेबल है, लोकल प्राइसेस भी थोड़ी सुधर गई हैं, और साथ के साथ में ये स्टॉक को यदि रिलीज करें वो नवंबर दिसंबर जनवरी में, तो ये सब माहौल को देख के एक डोमेस्टिक और इम्पोर्ट में एक बोलते हैं समन्वय आ जाएगा। और वो समन्वय आने से इंडियन जो ऑयल सीड सेक्टर है उसमें भी अच्छी जान बनी रहेगी। एंड त्योहारों में कंज्यूमर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनफ तेल हमारे पास है। पाम तेल का जो इंपोर्ट हमने बनता हुआ देखा है, अगेन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रांग है ये यहाँ पर, इसे कैसे देखते हैं आप डॉक्टर मेहता? बात करें पाम, नॉर्मली इंडिया इंपोर्टिंग अबाउट 8.5 to 9 मिलियन टन, वही रेंज में रहता है। तो फर्क कहाँ आता है, वो सॉफ्ट ऑयल में है।
But right now 60% you can take it like palm oil and 40% soft oil है. Soft oil जी में भी depend on the price parity between soya and sun और अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड क्या है उसमें फर्क होता है. पर अभी तो जो मैं देख रहा हूँ लास्ट 3-4 साल से 60% है पाम इरिस्पेक्टिव द प्राइस, इरिस्पेक्टिव द प्राइस, क्योंकि यार लॉजिस्टिक एडवांटेज पाम में है कि विद इन 7 से 10 दिन में आपका वेसल यहाँ आ जाता है. और पाम इज वेरी वेल एक्सेप्टेड अक्रॉस द कंट्री, इज अ गुड कुकिंग ऑयल, तो वो कोई इश्यू नहीं है. और पाम की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही, जो जो अवेलेबिलिटी ठीक है. खाली एक ही जो चिंता का विषय है कि पाम का जो बायोडीजल यूज बढ़ रहा है हर साल. अभी जो सुन रहा है कि भाई विल ट्राई फॉर B50, मतलब इतना आपका पाम ऑयल विल गो फॉर फ्रॉम फूड टू द एनर्जी, तो अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी. दैट्स ए इश्यू. पर सेम टाइम फॉर्चुनेटली इंडिया में जो पाम ऑयल का ग्रोथ हो रहा है, पहले जो हम 3-3.5 लाख टन गिनते थे प्रोडक्शन, लोकल प्रोडक्शन, आज 4.5 लाख पहुंच गया. तो मेरे ख्याल से अगले 3 या 4 साल में या तो 5 साल में 10 लाख टन का लोकल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा. आप आगे जाके अब किस तरह की अवेलेबिलिटी रह सकती है डॉक्टर मेहता, क्योंकि जैसे मिस्टर बजोरिया ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफ स्टॉक्स हैं. आपको भी लगता है कि जिस तरह का, जैसे आपने कहा 165 लाख टन है, उसके आसपास ही हम यहाँ पर साल खत्म होता हुआ नजर आएंगे, फेस्टिवल सीजन को लेकर कोई चिंता नहीं है? सप्लाई इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. आज अगर स्टॉक भी देखे तो 29 लाख टन का स्टॉक है. प्लस हमारे पास अभी भी मस्टर्ड सीड काफी पड़ा है, नाफेड के पास पड़ा है, ट्रेड के पास पड़ा है, साथ में सोयाबीन भी पड़ा है. तो डोमेस्टिक सी बेसिकली वी नीड अबाउट 20 लाख टन ऑफ ऑयल पर मंथ. अगले 2 महीने की बात करें, सितंबर अक्टूबर को आपको 40 लाख टन तेल चाहिए. उसमें से 28 से 30 लाख टन तो इंपोर्ट होने वाला है. 10 लाख टन आपको डोमेस्टिक 10 साल से ज्यादा मिल सकता है डोमेस्टिक में. तो सप्लाई चेन विल बी कंफर्टेबल एंड प्राइस भी अभी देखे तो कंफर्टेबल है. खाली एक ही जो चिंता का विषय सोयाबीन का है. सोयाबीन आज जो चल रहा है, जो MSP का डिक्लेयर किया, तो उसकी वजह से थोड़ी मार्केट में जान आई है, किसान में जान आई है. 1 महीने के पहले 4,250 था सोयाबीन पर क्विंटल, वो भी 42 कंडीशन, सॉरी हाई प्रोटीन कंटेंट. बट नाउ अभी तो उससे भी जो जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो लास्ट 4-5 दिन में जो 4,250 था अभी 4,600 तक पहुंचे हैं. हम चाहते हैं कि भी ये यहाँ से रुकना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को और भी एक्शन लेना चाहिए, खास करके इंपोर्ट ड्यूटी पे. इंपोर्ट ड्यूटी जब तक नहीं बढ़ाएगी तब तक डिस्पैरिटी चलेगी और सोयाबीन क्रश नहीं होगा. और आज ऑयल में भी डिस्पैरिटी है, ऑयल मिल में की मार्केट टूट रही है. सारे चीज देख के गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी सोचना पड़ेगा कि भाई ड्यूटी बढ़ाए, ताकि आज जो नई सीजन आ रही है अगले 4 वीक में, वहां भी किसान को सही दाम मिलते रहे. एब्सोल्युटली. इंपोर्ट ड्यूटी की एक गुहार है, इंपोर्ट ड्यूटी की जो ये गुहार है पिछले साल भर से चलती हुई देखी है हमने, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है. मिस्टर बजोरिया, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कल भी एक मीटिंग थी, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट भी चला था, लेकिन उसके बावजूद भी मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है, जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पर है. तो आपको लगता है कि अगले 1 महीने में भी यहाँ पर शायद कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो मीटिंग वो होने वाली थी वो अब अगले महीने के लिए स्थगित कर दी गई है? देखिए, अंदर की बात तो हमें पूरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे ख्याल से जो सिचुएशन है उसको देख के इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी जरूरी है. बिकॉज अभी देखिए, किसानों का महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल आ जाती है 2 हाफ सितंबर ऑनवर्ड से, और अक्टूबर में तो सब जगह पे आ जाती है. तो इसको ध्यान रखते हुए डिले करने का तो कोई तो खास निकलता नहीं है. एंड आई थिंक गवर्नमेंट को जल्दी में जल्दी डिसीजन लेना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए, और बढ़ाने से ये समन्वय बराबर आएगा. तो हम उस चीज के लिए होपफुल है. एंड एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि अब आप नहीं बढ़ाओगे तो फिर आप एक किसानों के लिए बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जाएगा. तो मिस्टर बजोरिया, आप कहेंगे कि वो सरकार ने शायद वो कदम ले लिया है कि MSP पे सरकार से खरीद हो जाएगी, कंज्यूमर्स के लिए यहाँ पर ठीक ठाक प्राइसेस मिल जाएंगे, तो एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स फेस्टिवल सीजन टाइड ओवर हो जाएगा? या मतलब वो बात जरूरी है, और फेस्टिवल सीजन टाइड ओवर हो जाता है. एंड लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से ये एडवांटेज मिलेगा कि MSP पे उनको खुद को इतना ज्यादा माल प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली प्राइवेट ट्रेड भी वो रेट पे सहारा दे देगा. वो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है गवर्नमेंट को, और उसमें गवर्नमेंट को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से रेवेन्यू मिलेगा, और यहाँ MSP ऑपरेशंस में खर्चा कम करना पड़ेगा. तो ये सब बातें हैं. तो अभी मेरे ख्याल से ये सब उनके विचाराधीन है,
एंड लेट अस होप एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस किस तरह से वो डिसीजन लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली, वही एक चीज़ बाकी है और वही एक चीज़ इंडस्ट्री काफ़ी समय से मांग भी रही है। और काफ़ी समय की अगर हम मियाद देखें तो आई थिंक पहले जब हमने इसके बारे में बात करनी शुरू करी थी वो शायद 1 साल पहले था। लगातार वही कॉन्वर्सेशन है, सरकार ने अभी तक यहाँ पर कुछ स्टेप नहीं लिया है इसके बारे में। किसानों के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर काफ़ी कुछ किया गया और जिस तरह से हमारी कॉमर्स सेक्रेटरी से बात हुई अभी इसी हफ्ते में, उन्होंने ये भी कहा कि फॉर कंज्यूमर्स ऑल्सो उन्होंने इंश्योर किया है कि प्राइसेस यहाँ पर नहीं बढ़े, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर अभी भी यहाँ पर एक बिग क्वेश्चन मार्क। थैंक यू डॉक्टर मेहता, मिस्टर बजोरिया, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए और ऑफ कोर्स उन नंबर्स पे रिएक्ट भी करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो जानेंगे अपने एक्सपर्ट से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर कमोडिटी मार्केट्स में। जुड़ चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी नमस्कार, आपसे आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पहले जानना चाहेंगे। नमस्कार मनीषा जी, हमारा मानना है कि कल के यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम प्रीशियस मेटल्स में बना हुआ है, तो सोने में यहाँ डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 71,700 के स्तर पर यहाँ शाम के सत्र में बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो लगाना है 71,440 का लगाना है और लक्ष्य यहाँ पे 72,200 का रहेगा। साथ ही यहाँ पे कच्चे तेल में हमने एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है वो आते हुए देखी है, तो कच्चे तेल में 5700 की जो कॉल ऑप्शन है उसको यहाँ थोड़े डिप में 115 के स्तर पर लेना चाहिए। 90 का स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य यहाँ पे 160 रुपए का रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी के मौके यहाँ पर कच्चे तेल और सोने में। जतिन, आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? मनीषा, फोकस मेरा भी सेम है बुलियंस और एनर्जी पैक पर। एनजी जो है मुझे अच्छा लगा, नेचुरल गैस के प्राइस जो है मुझे लग रहा है अभी भी एक बुलिश मोमेंटम जो है कंटिन्यू करेंगे। 185 मुझे मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है, तो उसके नीचे तो प्राइसेस मुझे नहीं लग रहा है कि ब्रेक करेंगे। तो सेफर साइड के हिसाब से आप ऑप्शन के जरिए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। 190 का कॉल ऑप्शन जो है वो 9 रुपये 75 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। अगर अंडरलाइन एसेट 185 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे तो ही इसमें से एग्जिट करना है, वरना इसको होल्ड करें। नेचुरल गैस के प्राइसेस जब तक 200-202 के आसपास नहीं आते तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपको अराउंड अबाउट 17 to 18 रुपीज तक का जो है वो टारगेट लेके चलना है इसके अंदर। और दूसरी जो मेरी पिक है वो सिल्वर के अंदर है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के अंदर 102 के ऊपर फेलियर आ रहा है कंटिन्यूसली और 101.50 101.40 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करेगा और होल्ड करना शुरू करेगा उसके बाद मुझे लग रहा है एक सेल ऑफ जो है उसके अंदर कंटिन्यू देखने मिलेगा और उसका फायदा जो है बुलियंस और मेटल्स को भी मिलेगा। और हम शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी देख रहे हैं मेटल्स के अंदर। तो सिल्वर के अंदर जो है मुझे लग रहा है पोजिशनिंग अच्छी है और रेट वाइज देखने जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है। 84,500 से लेके 84,600 के आसपास जो है मुझे लग रहा है वहां पे एंटर करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड वहां पे फेवरेबल है। स्टॉप लॉस जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से रखना है वो 83,500 के नीचे रखना है। 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और हायर साइड में जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं 85,500 से लेके 86 तक का आप लेके चल सकते हैं। ये व्यू पॉइंट जो है वो फेडरल रिजर्व पॉलिसी के पहले जो है उसको नलिफाई कर देना है। पॉलिसी के पहले का टारगेट है ये मेरा फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 days। एक फाइनल सवाल और ये मेटल्स पे है और आप दोनों की इसमें टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेटल्स में जानना चाहेंगे, क्योंकि आज जो तेजी देखने को मिली है वो बेस मेटल्स में है, 2 से 3.5% तक की बढ़त। मनोज जी, अगर मेटल्स में एक चीज चूज करनी हो खरीदारी के साइड पे तो क्या होगी? कॉपर अभी भी ठीक लगता है मनीषा जी, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा यहाँ पे डिप्स में खरीदना चाहिए। एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग बनता हुआ नजर आया है। 795 के स्तर मिले तो वहां बाय करना चाहिए। ऊपर में 805 से 810 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जतिन, आप कौन सा एक मेटल चूज करेंगे? ऑफ कोर्स कॉपर मेरा भी टॉपिक में है, लेकिन एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है परसेंटेज वाइज थोड़ा सा रिटर्न यहाँ पे और ज्यादा दे सकता है। और क्योंकि उसके अंदर मिनी कॉन्ट्रैक्ट भी अवेलेबल है, सो रिटेल के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है एंटर करने के लिए कॉपर में, क्योंकि हाई रिस्क रहता है। तो एल्यूमिनियम के अंदर मैं रिकमेंडेशन दूंगा 220 के स्टॉप लॉस से 224 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। और हायर साइड में मुझे लग रहा है 230 के आसपास तक का टारगेट आप लेके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो सारी की सारी आज यहाँ पर बाय कॉल्स आई हैं, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है। शॉर्ट साइड में कारोबार ना करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। बहुत शुक्रिया मनोज जी, जतिन, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लाएंगे आवाज समाचार।